अपना एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि पहले के लोग जो हैं वे हमेशा घूमते क्यों रहते थे और फिर जो है जब इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आ गया और वे जो है एक जगह टिक कर क्यों रहने लगे। इन सारे सवालों का जवाब जो है हमें चैप्टर के अंत तक मिल जाएगा। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव। मतलब पहले के लोग जो है आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। चलिए पता लगाते हैं। तो हम जो है उन लोगों के बारे में तो जानते ही हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज जो है हम उन्हें हंटर गैदरर कहते हैं। उनका जो ये नाम है यह भोजन का इंतजाम करने की जो तरीके हैं उसके आधार पर पुकारा जाता है। ये जो है आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया को पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे जो हैं इकट्ठा करते थे और ये सब जो है करने के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो हंटर गैदरर के एक जगह से दूसरी जगह घूमने के बहुत सारे कारण हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला कारण ये है कि अगर जो है वे एक जगह पर टिकते तो वहां के जो जितने भी प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज थे वे एक एक करके खत्म कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में जो है उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अगर हम दूसरे रीजन की बात करें तो जो एनिमल होते थे वे अपने शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। वहीं डियर और वाइल्ड कैटल मतलब कि हिरन और जो मवेशी होते थे ये ग्रास और लीव्स की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले जो हैं इनको फॉलो करते हुए इधर से उधर जाते रहते थे। अगर तीसरे रीजन की बात करें तो पेड़ों में और पौधों में जो है फल फूल जो आते हैं वे अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग जो हैं इनकी तलाश में अलग अलग मौसम में अलग अलग इलाकों में घूमते रहते थे। और लास्टली अगर हम चौथे रीजन की बात करें तो हम जानते ही हैं कि पानी के बिना किसी भी इंसान पेड़ पौधे का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। और ये जो पानी है ये लेक स्ट्रीम और रिवर में पाई जाती है। हालांकि इनमें से बहुत सारे जो रिवर्स और लेक हैं वे पेरेनियल होते हैं, मतलब कि उनमें जो है पानी पूरे साल भर रहता है। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सीजनल होते हैं और इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को जो है ड्राई सीजन मतलब कि विंटर और समर में जो है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो इन चारों कारणों के थ्रू हमने जाना कि हंटर गैदरर जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। अब ये सवाल उठता है कि हम जो है इनके बारे में कैसे जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है ऐसी चीजें मिली है जो हंटर गैदरर जो है बनाते और यूज किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने जो है अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के जो है औजार मतलब कि टूल्स बनाए हों। इनमें से स्टोन टूल्स मतलब पत्थरों के जो औजार हैं आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ स्टोन टूल्स का जो उपयोग है मतलब कि यूज जो है फल फूल काटने हड्डियां और मांस को काटने और इसके अलावा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। वहीं कुछ के साथ जो है हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल लगाकर स्पीयर और एरोज मतलब भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। वहीं कुछ टूल्स मतलब औजारों से जो है लकड़ियां काटी जाती थी जिसका यूज फायरवुड मतलब ईंधन के रूप में किया जाता था। इसके साथ साथ इसका यूज जो है झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। इन सब के अलावा स्टोन टूल्स का जो यूज है वह ग्राउंड को खोदकर उसमें पेड़ लगाने और क्लॉथ को जो है स्टिच करने में भी यूज किया जाता था। और इन्हीं सब के जो रिमेन्स मिले हैं उनसे हमें हंटर गैदरर के बारे में पता चला है। चलिए अब देखें कि ये लोग जो है कहाँ रहते थे। तो इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो प्लेसेस जो हैं रेड ट्रायंगल से मार्क किए गए हैं वे साइट हैं जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो है हंटर गैदरर के एविडेंस मिले हैं। वैसे तो हंटर गैदरर जो है और भी बहुत जगह रहते थे लेकिन हम इनमें से कुछ स्थानों को यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसमें हम नोटिस करेंगे कि बहुत सारे साइट जो हैं वो वाटर के नज़दीक, रिवर या लेक के नज़दीक जो है लोकेटेड हैं। और अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा ही है कि स्टोन टूल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए लोग जो हैं ऐसे प्लेसेस भी ढूंढने लगे जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन इजीली अवेलेबल हो। वहीं अगर हम रॉक पेंटिंग की बात करें कि ये हमें क्या बताता है, तो हम जो है पहले के बहुत सारे केव्स को देख सकते हैं जिसमें जो है पेंटिंग वॉल पर बनाई गई है। इनमें से कुछ बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमें मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल्स के हैं और ये बहुत ही एक्यूरेसी और बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो नेचुरल केव में रहते थे, क्योंकि ये जो है उन्हें प्रोवाइड करते थे शेल्टर रेन, हीट और विंड से। एग्जाम्पल के तौर पर हम भीमबेटका को देख सकते हैं जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। यह एक ओल्ड साइट है जिसमें केव और रॉक शेल्टर हैं। तो ये तो हमने देखा कि ये लोग जो है कहाँ रहते थे। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि ये साइट्स होते क्या हैं। तो ये जो साइट्स हैं ये वे प्लेस हैं जहां पर टूल्स, पॉट्स और बिल्डिंग के जो है रिमेन्स मिले हैं। ऐसी चीजों का जो निर्माण है वह लोगों ने जो है अपने काम के लिए किया था और बाद में जो है उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। इनमें से कुछ जो है जमीन के ऊपर, तो कुछ अंदर और कभी कभी तो पानी के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये तो हमने साइट्स के बारे में जाना। हमारा अगला टॉपिक है अब फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो हमें जो है कुर्नूल केव्स में ट्रेसेस जो है ऐश के मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग जो है आग जलाना सीख गए थे और उन्होंने जो है आग का इस्तेमाल बहुत चीज़ों के लिए किया होगा, जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए या फिर जानवरों को डराने के लिए। तो ये तो हमने देखा कि उन्हें जो है फायर के बारे में पता था। अब हमारा अगला टॉपिक है नेम्स एंड डेट्स। तो हम जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। वे जो है अर्लीस्ट पीरियड को पैलियोलिथिक कहते हैं। ये जो है दो ग्रीक वर्ड से आया है। एक तो है पैलियो जिसका मतलब है ओल्ड और दूसरा है लिथोस जिसका मतलब है स्टोन। ये नाम जो है स्टोन टूल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। अगर हम बात करें पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में तो ये जो है 2 मिलियन ईयर पहले से लेके 12,000 साल पहले तक के लिए किया जाता है। क्योंकि ये टाइम पीरियड काफी लंबा है इसलिए इसे भी 3 पार्टों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। और ह्यूमन हिस्ट्री की लगभग 99% जो कहानी है इसी टाइम पीरियड के दौरान घटित हुई है। वहीं जिस पीरियड में हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले हैं उसे मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज कहते हैं। ये जो है लगभग 12,000 साल पहले से स्टार्ट होता है और लगभग 10,000 साल पहले तक खत्म होता है। स्टोन टूल्स जो इस समय पर पाए जाते थे वे काफी छोटे होते थे और इसीलिए इसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ज्यादातर इन टूल्स में जो है हड्डियों और लकड़ियों के हैंडल्स लगाकर सॉज और सिकल्स जैसे टूल्स बनाए जाते थे। इसके साथ साथ जो ओल्डर वैरायटी के टूल्स थे वे भी जो है इस टाइम पे पाए जाते थे। इन 2 स्टेज के बाद अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो उसे जो है नियोलिथिक कहते हैं और ये जो है लगभग 10,000 साल पहले से स्टार्ट हुआ है। ये पीरियड जो है काफी इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इस पीरियड में जो है हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी जो है इसी पीरियड में स्टार्ट हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि जब इन्वायरमेंट में चेंजेज आया तो क्या हुआ। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की क्लाइमेट में जो है बड़े बदलाव आए और गर्मी जो है बढ़ने लगी और इन चेंजेज के कारण जो है कई एरिया में घास वाले मैदान मतलब कि ग्रासलैंड जो है बढ़ने लगे, जिसके कारण डियर, एंटीलोप, गोट, सीप और कैटल मतलब कि हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या जो है बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब जो है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी जो है इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और ब्रीडिंग सीजन की जानकारी जो है हासिल करने लगे। और ये भी हो सकता है कि
तब जो है लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात भी जो है सोचने लगे हों। इसी समय में हम ये भी देखते हैं कि मछली भी जो है वो भोजन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, मतलब खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसी दौरान जो है सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वीट, बार्ले और राइस, मतलब कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज जो है वो नेचुरली उगने लगे थे। हो सकता है कि मेन, वुमेन और चिल्ड्रन जो है इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए होंगे। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज जो है कहाँ उगते थे और कब जो है पककर तैयार होते थे। और ऐसा करते करते जो है लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार जो है धीरे धीरे वे फार्मर बन गए होंगे। तो ये तो हमने देखा कि लोग जो है फार्मर कैसे बने होंगे। अब हम बात करेंगे कि लोग जो है हर्डर, मतलब कि पशुपालक जो है कैसे बने होंगे। तो इसी तरह जो है लोगों ने अपने घरों के आसपास फूड रख के, मतलब कि भोजन रखकर जो है जानवरों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा ताकि उन्हें पालतू बनाएं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह जो है डॉग का वाइल्ड एंसेस्टर था, मतलब कि कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में जो है लोगों ने उन जानवरों को इनकरेज किया अपनी ओर आने के लिए जो काफी जेंटल होते थे, मतलब काफी सीधे होते थे। और ये एनिमल थे सीप, गोट, कैटल और पिग, मतलब कि भेड़, बकरी, गाय और सुअर। ऐसे जानवर जो है झुंड में रहते थे और ज्यादातर जो है घास खाते थे और अक्सर जो है लोग इन जानवरों को बचाते थे दूसरे जंगली जानवरों से और इस तरह जो है ये धीरे धीरे हर्डर बन गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिकेशन। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया है। अक्सर अपनाए गए ये प्लांट्स और एनिमल्स जंगली प्लांट्स और एनिमल्स से अलग होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल को सेलेक्ट करते हैं डोमेस्टिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो लोग जो है उन्हीं प्लांट्स और एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग जो है उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही उनकी जो है मजबूत स्टॉक हो ताकि अनाज के पके दानों का जो भार है वो संभाल सके। फिर जो है ऐसे पौधे, मतलब कि ऐसे प्लांट्स के जो बीजे हैं उनको संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके जो क्वालिटी है वो एक जैसे हों। अगर हम जानवरों की बात करें तो उन्हीं जानवरों को ब्रीडिंग के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर जेंटल हो, मतलब कि सीधे हों, ज़्यादा वायलेंट ना हो। यही सब के कारण हम साफ कह सकते हैं कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट्स हैं वह डिफरेंट है वाइल्ड प्लांट और एनिमल से। और एग्जाम्पल की बात करें तो जो टीथ और हॉर्न होते हैं वाइल्ड एनिमल के वे अक्सर जो है बड़े होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल के कंपैरिजन। तो ये जो डोमेस्टिकेशन है ये पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह जो है करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में हम जो आज भोजन करते हैं वह इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से है। इन्हीं में से अगर हम अर्लीस्ट प्लांट की बात करें तो वो था वीट और बार्ले, और अगर हम अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात करें तो वो थे सीप और गोट। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हो रही थी इससे जो है एक नए तरह का जो लाइफ है वो लोगों की कैसे हो गई। अगर हम किसी प्लांट के बीज को बोकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसे ग्रो होने में जो है कुछ वक्त तो लगता ही है। इसमें जो है कुछ दिन से लेके महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग जो है पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए जो है उन्हें एक ही जगह पर अब लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, वीड्स हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद जो है अनाज का जो प्रयोग करना था, मतलब जो यूज करना था, उसे भी बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था।
चूंकि ग्रेन को जो है फूड और सीड दोनों के रूप में बचाकर रखना इंपॉर्टेंट था, इसलिए लोग जो है अब इसकी स्टोरेज की बात सोचने लगे। बहुत सारे इलाकों में जो है लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बनाई और फिर जमीन में गड्ढा भी खोदा और इस तरह जो है इनका यूज करके वे अनाजों को स्टोर करने लगे। अब हम बात करेंगे स्टोरिंग एनिमल्स की। तो हम जानते ही हैं कि जानवर जो है वो बच्चे देते हैं, इसलिए उनकी जो संख्या है मतलब कि नंबर जो है वो बढ़ती ही रहती है। अगर जानवरों की देखभाल जो है अच्छे से की जाए तो उनकी जो नंबर है वो बढ़ती ही है, साथ ही में जो है उनसे दूध भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का। यही नहीं, जानवरों से जो है हमें मीट भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो एनिमल को हम पालते हैं उन्हें फूड के स्टोर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट फार्मर और हर्डर का पता करते हैं। तो आप जो है इस मैप को ध्यान से देखिए। इसमें जो ब्लू स्क्वायर है वह जो है वह साइट है जहां पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है बहुत सारे एविडेंस पाए हैं अर्ली फार्मर और हर्डर्स के। ये जो है पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन की बात करें तो वो है नॉर्थ वेस्ट, प्रेजेंट डे कश्मीर, ईस्ट और साउथ इंडिया। वास्तव में ये साइट जो है वो फार्मर और हर्डर्स के सेटलमेंट के हैं कि नहीं, इसके लिए साइंटिस्ट जो है वो प्लांट और एनिमल के बोन्स को स्टडी करते हैं। इन्हीं में से एक मोस्ट एक्साइटिंग फाइंडिंग जो है वो है बर्न्ड ग्रेन का रिमेन्स, मतलब जले हुए अनाज के जो रिमेन्स बचे थे। ऐसा लगता है कि या फिर ये गलती से जलाए गए होंगे या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। साइंटिस्ट जो है इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह जो है हम बहुत सारे क्रॉप के बारे में जान सकते हैं। इसी तरह साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट एनिमल के बोन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि फर्स्ट फार्मर और हर्डर जो थे उनके बारे में साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया। अब हमारा अगला टॉपिक है टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। तो आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुछ साइट्स पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम जो कि अभी कश्मीर में है। वहां के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें पिट हाउस कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी और इससे जो है ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलती होगी। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग जो है मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। इन सब के अलावा बहुत सारी जगहों से जो है पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो काफी डिफरेंट हैं पैलियोलिथिक टूल से और इसीलिए जो है इसे नियोलिथिक कहते हैं। इनमें जो है वे टूल्स भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश जो है चढ़ाई जाती थी। मोर्टार्स और पेस्टल्स मतलब कि ओखली और मसूल का जो प्रयोग है वह अनाज मतलब ग्रेन को जो है पीसने के लिए किया जाता था। आज जो है हजारों साल बाद भी इनका प्रयोग जो है ग्रेन को पीसने के लिए किया जाता है। इनके साथ ही पैलियोलिथिक टाइप्स के जो टूल्स हैं वे भी बनते और यूज होते रहे और कुछ औजार मतलब कि टूल्स जो हैं वो हड्डियों से भी बनाए जाते थे। वहीं इस पीरियड में जो है बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी देखने को मिले हैं। ये जो है कभी कभी काफ़ी डेकोरेटेड होते थे और इनका यूज जो है स्टोर करने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे जो है लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। राइस, व्हीट और लेंटिल्स मतलब कि चावल, गेहूं और दलहन जैसे जो अनाज हैं अब डाइट का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गए थे। इसके साथ साथ जो है लोग अब कपड़े भी बुनने लगे थे और इसके लिए जो है कॉटन जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो परिवर्तन मतलब कि जो चेंजेस हो रहे थे क्या ये हर जगह एक साथ ही आए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है। जहां एक तरफ मेन और वुमेन जो है अभी भी हंटिंग और गैदरिंग जो है कर रहे थे, वहीं पर
दूसरी जगह हम देखते हैं कि लोग जो है अब फार्मिंग और हर्डिंग भी करने लगे थे। तो हम कह सकते हैं कि हर जगह जो है एक जैसा चेंज नहीं आया था। वहीं बहुत सारी जगह जो है लोग इन सब चीज़ों को अलग अलग सीजन के अनुसार जो है किया करते थे। तो ये तो हमने देखा कि जब वे सेटल्ड लाइफ जीने लगे तो उनके जीवन में क्या क्या देखने को मिला। अब जो है हम एक क्लोजर लुक देंगे मेहरगढ़ के लिविंग और डाइंग पे। तो ये जो मेहरगढ़ है ये ईरान जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट बोलन पास के पास एक फर्टाइल प्लेन है। मेहरगढ़ जो है संभवतः वो प्लेस है जहां पर लोग जो है बार्ले और वीट को ग्रो करना सीखे होंगे और साथ ही साथ भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। ये जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जो हम जानते हैं। और ये सब जो है हमें इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर जो है हमें बहुत सारे एनिमल बोन्स मिले हैं। इनमें डियर और पीक जैसे जंगली जानवर, इसके साथ साथ सीप और गोट के भी बोन मिले हैं। इन सब के अलावा जो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के भी रिमेन्स मिले हैं। प्रत्येक हाउस में जो है 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट होते थे और इनमें से कुछ जो है वो स्टोरेज के लिए यूज होते थे। और जब लोग जो है मर जाते थे तो उनके जो रिलेटिव और फ्रेंड होते थे वे जो है उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। यहाँ के लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए ब्यूरियल को जो है बहुत ही अच्छे से अरेंज किया जाता था। और हमें जो है बहुत सारे ब्यूरियल साइट्स भी मिले हैं। इनमें से एक ब्यूरियल में जो है जो डेड पर्सन है उसके साथ गोट को भी दफनाया गया था। संभवतः वो इसलिए किया गया होगा ताकि अगली दुनिया में जो है यह उनके लिए फूड का काम कर सके। तो हम देख सकते हैं कि कब्रों में जो है मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि डेथ के बाद भी लाइफ है। तो इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन जाने से पहले आइए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं जो कि एनसीईआरटी के लास्ट में दिया रहता है। इसमें सबसे पहले जो है हम फ्रांस के केव पेंटिंग की बात करेंगे। तो ये जो पेंटिंग है ये फ्रांस के एक केव से मिली है। यह जो साइट है ये डिस्कवर किया गया था 4 स्कूल चिल्ड्रन के द्वारा और वो भी लगभग 100 साल पहले। इस तरह के जो पेंटिंग है वे लगभग 20,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें से कई पेंटिंग तो जो है वो जानवरों की है। इनमें जो है जंगली हॉर्सेज, औरोच जो कि एक ओल्डर वाइल्ड फॉर्म है कैटल का, वाइसॉन, ओलिराइनोसोरस, रेंडीर और बियर, मतलब कि जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंघा और सुअरों को ब्राइट कलर से पेंटिंग किया गया है। ये कलर जो है वो मिनरल से बने हुए हैं जैसे कि ओचरे और आयरन ओर और चारकोल। ये संभव है कि इन पेंटिंग को जो है सेरेमनीज मतलब कि उत्सव के अवसर पर जो है बनाया जाता था या फिर इन्हें जो है शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ स्पेशल रिचुअल के लिए बनाया गया होगा। तो ये तो हमने फ्रांस के केव के पेंटिंग के बारे में जाना। अब दूसरा जो है हम नियोलिथिक साइट के बारे में जानेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट जो है कैटल हुयूक वो जो है टर्की में पाया जाता है। यहाँ पर दूर दराज से बहुत सारी चीजें जो है लाई गई थी जैसे कि फ्लिंट सीरिया से, कौरीज रेड सी से, सेल्स मेडिटेरेनियन सी से, और इन सब का यूज जो है वो सेटलमेंट में किया जाता था। ध्यान रहे कि उस समय जो है पहिए वाले वाहन नहीं थे, इसलिए लोग जो है सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। तो हम समझ ही सकते हैं कि इतनी सारी चीजें जब वे ले जाते होंगे तो उन्हें ले जाने में बहुत सारा समय तो लगता ही होगा, साथ ही ले जाना भी बहुत ही मुश्किल होता होगा। तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा में 2 इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में जाना। अब जो है आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे जो कि आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। इसमें पहला इंपॉर्टेंट डेट है द मेसोलिथिक पीरियड जो कि 12,000 साल पहले से लेके
10,000 साल पहले तक था। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है वो है बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन, जो कि अभी से लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। तीसरे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो वो था बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट एट मेहरगढ़, जो कि लगभग 8,000 साल पहले हुआ था। और चौथा जो कि आखिरी है वो है बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक, जो कि लगभग 10,000 साल पहले हुआ था। इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपके क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।